नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मोहताबिश हुसैन अदिति हैं स्टूडियो में और शुरुआत अदिति मध्य प्रदेश की खबर से, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खबर आप इसको कहिए, जहाँ पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया है। योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। एनडीटीवी के हाथ तक लगी है यह अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट, जिसमें लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता सामने आई है। इसमें स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ी पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। करोड़ों का, हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में तो ट्रक से आया, लेकिन जांच में यह पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांट दिया गया। और भ्रष्टाचार का ये खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री के पास है। और इस खेल में करदाताओं के करोड़ों भ्रष्ट सिस्टम की जेब में गए और बच्चे, महिला कुपोषित ही रह गए। तो ये बच्चों से जुड़ा हुआ और जो पोषण है उससे जुड़ा हुआ मामला है, जहां पर आप देखिए कई तरह की अनियमितताएं इस ऑडिट रिपोर्ट में जो है होने का खुलासा हुआ है। और टेक होम राशन जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए पहुंचाना था, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। और हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस खबर को हम तक लेकर आए हैं। अनुराग, ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि ये अनाज उन लोगों के लिए था जो कि कमजोर वर्ग के हैं, जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, जिनकी वो स्थिति नहीं है। और ऐसे लाखों बच्चे और महिलाएं जो हैं, उनका राशन जो है उसमें जमकर, जिसे कहते हैं घोटाला, जो है वो सामने आया है। पूरा मामला एक बार समझाएं अनुराग, और ये भी बताएं कि ये जो घोटाला है, ये इसकी ड्यूरेशन क्या रही है, किस वक्त में ये हुआ है? देखिए अदिति, किसी भी देश में जो देश की प्रगति होती है उसके सूचकांक क्या होते हैं। सबसे पहले जो मानवीय सूचकांक है, जिसमें एमएमआर है या आईएमआर है, यानी शिशु मातृत्व जो मृत्यु दर है, या जो महिलाओं की दर है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शुमार है जहां आईएमआर या एमएमआर अभी भी देश के सबसे खराब जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद होता क्या है, जैसा आपने पूछा, ये 2018 से 2021 तक की एक्सक्लूसिव ऑडिट रिपोर्ट है, जिसकी कॉपी एनडीटीवी के पास है। और इसमें खुद ऑडिटर जनरल ने माना है, ये हम नहीं कह रहे, खुद ऑडिटर जनरल बता रहे हैं कि कई सारे, जो सबसे अहम था कि भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने 2018 अप्रैल तक एक बेसलाइन सर्वे करने को बोला था, यानी आधार कार्ड वगैरह की सारी जानकारी, लेकिन 2021 फरवरी तक ये बेसलाइन सर्वे पूरा नहीं हुआ। उस वक्त जब जो स्कूली शिक्षा विभाग है उसने कहा था कि जो स्कूल से बाहर बच्चियां हैं 11 से 14 साल की, उनकी संख्या 9,000 के आसपास है। जबकि जो टेक होम राशन बांटा गया है वो 36 लाख बच्चियों को बांटा गया है बगैर बेसलाइन सर्वे पूरा किए। इसके अलावा भी और कई विसंगतियां हैं, जैसे खुद उन्होंने पाया है कि जिन 6 संयंत्रों से उस दिन टेक होम राशन लेना बताया गया, जब उसके चालान का मिलान किया गया तो जो वहां पर जो क्वांटिटी बताई गई थी उस दिन, उसका वहां पर उत्पादन ही उन संयंत्रों में उतना उत्पादन ही नहीं हुआ था। यही नहीं, जिन ट्रकों से परिवहन किया जाना बताया गया अलग अलग आंगनबाड़ियों में, जब वाहन पोर्टल से उनका मिलान किया गया तो पता लगा वो नंबर तो मोटरसाइकिल, ऑटो, यहाँ तक कि टैंकर के थे। और सबसे बड़ी बात अदिति ये है कि ये महकमा 2020 में जब से इमरती देवी ने चुनाव हार गई, उपचुनाव, उसके बाद से मुख्यमंत्री के पास है, तो मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, और ये भी मैं बता दूं कि लगभग 2,500 करोड़ का बजट है और सिर्फ 24% ही ऑडिटर जनरल ने सर्वे किया है। तो आप समझ सकती हैं कि अगर पूरी तरह से जांच पड़ताल ढंग से होगी तो ये आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि छोटे छोटे बच्चे, दूध मुहे बच्चे, जो गर्भवती माताएं हैं जो दूध पिला रही हैं, या फिर जो 11 से 14 साल की बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं, उनके पोषण से जुड़ा हुआ मामला है। लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को भी कहा कि भ्रष्टाचार पर किसी कीमत पे समझौता नहीं होंगे, तो फिर ये क्या है? और अगर समझौता नहीं कर रहे हैं तो क्या जो संबंधित अधिकारी, मंत्री, कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई होगी, या फिर सरकार एक अपना स्पष्टीकरण भेजकर इतिश्री कर लेगी जो हर मामले में वो करती है? अनुराग, अब क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा ये मामला यहाँ पर नजर आ रहा है, पूरा तो ऑडिट भी नहीं हुआ है, और जब होगा तो और ज्यादा जो है बारीकियां इसके सामने आएंगी। लेकिन मुख्य तौर पर कौन कौन जिम्मेदार इसमें आपको नजर आता है? और दूसरा, परिवहन, उत्पादन, वितरण, गुणवत्ता, जब हर एक स्तर पर ही चीजों को नजरअंदाज किया गया है।
देखिए, सीधे तौर पर आप अगर मुझसे पूछें तो महकमा तो मुख्यमंत्री के अधीन है, तो जिम्मेदारी तो वो लेने से वो बच नहीं सकते। राज्य के मुखिया के अधीन अगर कोई महकमा है और उसमें जो एसीएस लेवल तक के अधिकारी हैं, उनके नीचे डायरेक्टर हैं, जॉइंट डायरेक्टर हैं, सीडीपीओज हैं, डीपीओज हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स हैं, ये पूरी कड़ी चली आती है। लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी, जिम्मा तो किसी को लेना पड़ेगा। हर रोज आप समीक्षा बैठकें करते हैं, बड़े बड़े इश्तेहार छपते हैं, लेकिन अगर ये हो रहा तो इस जिम्मेदारी से ये कहकर बच नहीं सकते कि हमने इस पर कार्रवाई कर दी थी या हमने एक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। आपको जिम्मा लेना होगा इस बात का, और इसकी शुरुआत सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से ही होती है। अनुराग, लेकिन इस अब रिपोर्ट तो ये सामने आ चुकी है, क्या इसके बाद कुछ आपको नजर आ रहा है कि कहीं से कोई एक्शन लेते हुए या कुछ जागती हुई नजर आ रही है सरकार? देखिए, कल जब हमने ये अदिति रिपोर्ट फाइल की थी और उसके बाद सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, तो तब तक तो सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। मुख्यमंत्री कार्यालय में हमने 2-3 लोगों से संपर्क किया, क्योंकि महकमा सीधे उनके अधीन आता है। लेकिन देर रात को एसीएस की तरफ से एक स्पष्टीकरण दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कई सारे बिंदुओं को उन्होंने पहले ही सुधार लिया था और इस तरह की बातें कही गई है। लेकिन आज हम फिर से ग्राउंड रिपोर्ट से बताएंगे कि अगर सुधार लिया गया था तो मध्य प्रदेश में कुपोषण या एमएमआर की हालत ऐसी क्यों है, ये फिर सरकार को बताएंगे और दिखाएंगे। अगर उनमें थोड़ी शर्म बाकी हो तो शायद कुछ कार्रवाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए, और हम जरूर इंतजार करेंगे इस बात का कि मध्य प्रदेश सरकार जो कई मामलों में लगातार पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है, कम से कम ये जो बच्चों और महिलाओं का आहार लुटा है, इस मामले में कुछ कदम और सख्त कार्रवाई जरूर उठाएगी। आगे बढ़ रहे हैं, पंजाब की बात करते हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया है। मोहाली में मेले के दौरान हादसा हुआ है। करीब 50 फीट ऊंचाई से एक झूला जो है वो गिर गया, जिसमें कई बच्चों समेत लोग भी घायल हुए हैं। और ये तस्वीरें हैं उस झूले की जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो झूला है आमतौर पर आपने देखा होगा मेलों में, लेकिन ये एकदम से नीचे आ गिरा, और जब ये नीचे गिरा तो लोग भी वहाँ पर थोड़ा हैरान हुए। और इसमें 50 फीट की ऊंचाई से गिरा। उस वक्त बताया जा रहा है कि 30 लोग इसमें जो है सवार थे, जिसमें 16 लोग जो है घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें वाकई ताबिश विचलित करने वाली है, क्योंकि जब इतनी ऊंचाई से आप नीचे गिरते हैं, भले ही आप झूले में बैठे हो, लेकिन कई तरह की ऐसी इसमें चोटें लग सकती हैं जो जिंदगी भर के लिए परेशान कर सकती हैं। बिल्कुल, और ये चीज़ें जब ऐसी झूले जो है हम देखते हैं अदिति, तो जाहिर है इसके अंदर जो एहतियात हैं तमाम वो बरते जाने चाहिए, बरते गए होंगे। लेकिन कैसे ये हादसा हुआ यहाँ पर, ये देखना काफ़ी अहम यहाँ पर होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई से अगर ये इस तरह से झूला नीचे आ गिरता है तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। और गजाली हमारे साथ हैं। गजाली, इस घटना के बारे में आप बताइए, और इसकी वजहों के बारे में क्या कुछ पता चल पाया है, और घायलों की तबीयत को लेकर कुछ जानकारी? जी देखिए, यहाँ दशहरा ग्राउंड है मोहाली जिले में, वहां पर ये मेला लगा हुआ था, जिसकी आखिरी तारीख जो है 4 या 5 सितंबर थी, जो उसको बढ़ाकर 11 सितंबर कर दिया गया था। वहां पर ऐसा बोर्ड भी लगा हुआ था। फिलहाल क्योंकि रात के 9:15 बजे की घटना है, घटना होने के बाद वहां पर भगदड़ सा मच गया। अचानक आप विजुअल देख रहे हैं कि जिस तरह से झूला नीचे गिरा है, उसके बाद से कई लोग घायल हुए हैं। 10 से ऊपर घायल बताए जा रहे हैं। और जैसे ही घटना हुई, जो लोग घायल थे उनके परिजन उनको लेके अपने स्तर पर किसी निजी अस्पताल लेके चले गए। जब पुलिस पहुंचती है तो पुलिस के सामने भी कुछ लोग अपनी अपनी गाड़ियों में उन्हें देकर सरकारी अस्पताल लेकर जाते हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि इसकी तफ्तीश की जाएगी कि ये ह्यूमन नेग्लिजेंस है, टेक्निकल फॉल्ट है, और सेफ्टी के लिए क्यों वहां पर कोई और बंदोबस्त नहीं किया गया था। इन सब चीजों की तफ्तीश जारी है। घायलों में बच्चे भी हैं, 4-5 बच्चे भी हैं। चोट किस तरह की है, क्योंकि कल रात ही एडमिट हुए हैं, तो फिलहाल हॉस्पिटल की तरफ से अपडेट आना बाकी है। शुक्रिया गजाली, इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम आते रहेंगे। तो एक मेले में ये झूला टूट गया है, और जिस तरह से ये गिरा है 50 फीट ऊंचाई से ये नीचे आके सीधे जमीन से टकराया है, जिसमें फिलहाल जो जानकारी आ रही है 2 बच्चों समेत 16 लोग घायल हो गए, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हैं, और इसी सिलसिले में आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां वो विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से भी मिलना था, लेकिन उनके देश से बाहर होने की वजह से अब वो राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इसके पहले नीतीश ने बीजेपी पर जमकर हमला भी बोला। पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि आज कल उनके चेहरे की हंसी का राज बीजेपी से पिंड छूटना है।
नीतीश ने माना कि दूसरी बार बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने मूर्खता की थी और ये गलती वो दोबारा नहीं करेंगे। अटल जी के साथ थे और उनकी सरकार में थे हम लोग, और कितना मानते थे एक एक चीज के लिए, और उनके पार्टी के लोग सब तरह से, अडवाणी जी सब लोग, तो एक एक तरह से जो काम होता था। और जब ये लोग आने लगे हम लोग आगे हम लोग नहीं लगे, और इसके बाद ये पीछे पड़ करके अपना कुछ कुछ कहते कहते हमको ले गए, चले गए। ये मूर्खता किया हमने, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक है। आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए हैं कि भाई इन लोगों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिल करके सब लोग मिल करके देश को आगे बढ़ा दें। इसीलिए और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी ही, और जरूर आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा। और देश को बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं और अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सदैव के लिए, उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच आगे बढ़ेगा। तो ये होना है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनावों से पहले विपक्ष को लामबंद करने में जुट जाएंगे। पटना में जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिन की बैठक में उन्हें ये जिम्मा दिया गया। बैठक खत्म होते ही नीतीश कुमार आने वाले दिनों में अपना लक्ष्य साफ कर दिया। ये सारे अपोजिशन पार्टी एकजुट हो जाए और मिल करके अगर एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे, हमारी सफलता हासिल मिलेगी। यही बात है, कोई संख्या उनका की बात हम नहीं करते। नीतीश सोमवार से दिल्ली का 3 दिन का दौरा कर रहे हैं, जहां वो विपक्ष के कई नेताओं से मिलेंगे और भविष्य की रणनीति पर विचार करेंगे। लेकिन रविवार की बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने ये साफ कर दिया कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। अरे दिल्ली तो जाएंगे, कई लोग जो हम लोग एक साथ 7 पार्टी, उसमें तो 4 लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों से मिलेंगे। हालांकि बीजेपी का कहना है कि नीतीश की इन कोशिशों का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो जिस पार्टी का एक राज्य में भी अपने ही राज्य में जनाधार घटता जा रहा है, वो दावा कर रहे हैं कि हम 50 पर पहुंचा देंगे, 150 पर पहुंचा देंगे, तो इनके इस दावे का और रावण का जैसे दम्भ था, या जो चांद पर सीढ़ी लगाकर चढ़ने की जिस तरह के लोग बात करते हैं, उसी प्रकार का ये दावा है। दो की संख्या से न शुरू किए थे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे। कितना परसेंट वोट आया था उनको? 38%। 62% वोट उनके खिलाफ था। 62% वोट जिस दिन इकट्ठा हो जाएगा, वो 75% पर पहुंच जाएगा। विपक्षी दलों को एकजुट करने का नीतीश कुमार का ये पूरा मुहिम कितना रंग लाता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले दिनों और महीनों में अन्य क्षेत्रीय दल और कांग्रेस पार्टी उनकी इस पूरी मुहिम को कितनी अधिक गंभीरता और समर्थन करती है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब बिहार के बाद उसके पड़ोसी राज्य झारखंड का रुख करते हैं, जहां पर बीते कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बीच आज झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर वोटिंग भी होगी। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे हेमंत सोरेन के देखा जा रहा है।
बिल्कुल। और इसके पहले महागठबंधन के सभी विधायक कल शाम रायपुर से राजधानी रांची पहुंच गए। रांची में ये सभी विधायक सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं, जहां से सीधे विधानसभा जाएंगे। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी पर अवैध खनन मामले में तलवार लटकी हुई है और वो बीजेपी पर उनकी पार्टी तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आज विश्वास मत पेश कर वो अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। तो यहाँ पर जो झारखंड की सियासत में इतने दिनों से आप हलचल देख रहे हैं, उसमें अपने को थोड़ा मजबूत यहाँ पर जो है वो दिखाना चाहते हैं हेमंत सोरेन, और ये विश्वास मत जो है आज लाया जाएगा। इसके लिए विशेष सत्र जो है बुलाया गया है 1 दिन का झारखंड का। और उसके बाद भी जो एक मसला है वो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी जो है उस पर सवाल यहाँ पर बना हुआ है, तलवार जो है इस पर लटकी हुई है, जिसकी वजह से ही ये जो सियासत इतनी वहाँ पर जो है जोरों पर है। और झारखंड की जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो भी लगातार अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। कल भी विधायक दल की बैठक वहां पर हुई थी। झारखंड की विधानसभा की अगर बात करें तो 81 सदस्यों की विधानसभा है, जिसमें हेमंत सोरेन के पास खुद के 30 विधायकों के साथ कांग्रेस के 18 और राजद का 1 विधायक है, और भाजपा जो है उसके पास 26 विधायक है। तो कंफर्टेबल यहां पर नजर आ रही है हेमंत सोरेन की सरकार। देखते हैं आज क्या कुछ होता है। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम को तेज करते हुए कांग्रेस ने दिल्ली में महंगाई के मुद्दे पर हल्ला बोल रैली की, और रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री मोदी पर कई तीखे हमले किए। रैली में जुटे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग की है, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल जो सामने खबर आ रही है उसके मुताबिक अध्यक्ष पद लेने को तैयार नहीं है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित इस रैली में कांग्रेस ने 1 लाख लोगों के जुटने का दावा किया। पार्टी ने इसे महंगाई पर हल्ला बोल रैली का नाम दिया। मंच से राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर हल्ला बोल दिया। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से देश में नफरत और क्रोध बढ़ता जा रहा है। करीब आधे घंटे के भाषण में राहुल गांधी ने आटा तेल के दाम से लेकर सिलेंडर तक की महंगाई की बात की। कहा गरीबों की सुनने वाला कोई नहीं। और ये 2 उद्योगपति नरेंद्र मोदी के लिए 24 घंटा काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी इनके लिए 24 घंटा काम करते हैं। उन 2 उद्योगपतियों के समर्थन के बिना नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं हो सकते। लंबे समय बाद हुई ऐसी बड़ी रैली में कार्यकर्ता काफी उत्साह में नजर आए। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राहुल गांधी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, लेकिन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग करते नजर आए। We want राहुल गांधी as नेशनल कांग्रेस प्रेसिडेंट। अपने भाषण के अंत में राहुल गांधी ने विपक्षी दलों के मिलजुल कर लड़ने की बात भी की। विपक्षी एकजुटता की बात पहले भी की जाती रही है, लेकिन ये कभी साथ नहीं आ पाते। फिलहाल 7 सितंबर से कांग्रेस 3500 किलोमीटर लंबी भारत जोड़ो यात्रा करने जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश की जनता से कांग्रेस किस हद तक जुड़ पाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो एक तरफ कांग्रेस की दिल्ली में रैली हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके गुलाम नबी आजाद जम्मू में अपनी ताकत दिखा रहे थे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस हमारे खून से बनाई गई थी, कंप्यूटर से नहीं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब सिर्फ सोशल मीडिया पर लड़ रही है, जमीन से वो कट चुकी है। जम्मू में गुलाम नबी आजाद का शानदार स्वागत। कांग्रेस छोड़ने के बाद गुलाम नबी ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत की है। रविवार को उन्होंने जम्मू में इस विशाल रैली से अपनी सियासी ताकत का इजहार किया। जम्मू कांग्रेस का एक बड़ा हिस्सा पार्टी छोड़ उनके साथ आ चुका है। अपनी रैली में गुलाम नबी आजाद ने अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के मामले पर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को तरजीह देने पर भी जोर दिया। 3 चीजें हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता होंगी हमारी पार्टी की। पूरी स्टेटहुड, जमीन कोई बाहर से न खरीदे, जम्मू में या कश्मीर में, नौकरी बाहर से कोई नहीं। आजाद के निशाने पर कांग्रेस के ही पुराने साथी रहे
उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा कि कांग्रेस नेतृत्व सिर्फ सोशल मीडिया का योद्धा जो जमीन और वास्तविकता से कट चुका है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेताओं ने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। कांग्रेस हमने बनाई है, अपने खून और पसीने से बनाई है। ये कंप्यूटर से नहीं बनी है, ये ट्वीट से नहीं बनी है, ये SMS से भेजनी है। गलत अफवाहें हमारे खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में फैलाने से नहीं बनी। उधर कांग्रेस से जब जम्मू की रैली पर सवाल किया गया तो पार्टी नेताओं ने गुलाम नबी आजाद को बीजेपी का आदमी बताकर खारिज करने की कोशिश की। मैं कांग्रेस की रैली की बात करूंगा, मैं बीजेपी की रैली के बारे में बात नहीं करूंगा। गुलाम नबी आजाद ने अभी अपनी सियासी पार्टी के नाम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसने पहले ही जम्मू कश्मीर की राजनीति में हलचल मचा रखी है। लेकिन हर एक का सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कब होंगे। 4 साल से यहाँ कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार रही सोनाली फोगाट के परिवार ने आरोप लगाया कि सोनाली की हत्या उनके पीए सुधीर सांगवान ने उनकी संपत्ति हड़पने के लिए की है और इस मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस हिसार से गुरुग्राम पहुंची। और गुरुग्राम की एक सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने एक फ्लैट किराए पर लिया था जहां दोनों अक्सर रुका भी करते थे और यह खबर सामने आ रही है कि गोवा जाने से पहले भी वो यहां पर रुके थे। बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत के मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस की एक टीम हिसार में सोनाली की संपत्तियों की जांच करने के बाद रविवार को गुरुग्राम पहुंची। यहां सेक्टर 102 में इसी सोसाइटी में सोनाली के पीए सुधीर सांगवान ने इसी साल जून में एक फ्लैट किराए पर लिया था। उसी फ्लैट की तलाशी लेने टीम यहां आई थी। गोवा जाने से पहले सोनाली और सुधीर इसी फ्लैट में रुके थे। गोवा पुलिस की टीम है वो यहाँ पर पहुंच गई है। एक फ्लैट है जहां पर जांच की जा रही है, वहां पर क्या कुछ मिल सकता है, क्योंकि गोवा जाने के पहले सोनाली सुधीर के साथ इसी फ्लैट में रुकी थी और यहाँ से वो सीधे एयरपोर्ट गई थी। तो पुलिस जांच कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले से जुड़ा कोई सबूत अगर फ्लैट से मिल सकता है तो उसको लेकर फ्लैट की तलाशी की जा रही है और साथ में यहाँ पर जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है। और ये 1 जून 2022 से यहाँ पे ये सोनाली रहने के लिए आई थी और रेंट एग्रीमेंट जो था वो सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया था। वो 2-2.5 महीने से ही यहाँ पे रह रहे थे। वो यहाँ नहीं रहती थी, सुधीर ज्यादा रहता था। तो सुधीर तो यहाँ रेगुलरली मोस्टली रहता ही था, 1 हफ्ता यहाँ 1 हफ्ता बाहर, बट सोनाली 3-4 बार ही यहाँ पे रह के गई। सुधीर ने क्या बताया था कि सोनाली कौन है उनकी? सर ये तो अभी उसने एग्रीमेंट में तो ना सोनाली का नाम नहीं है, क्योंकि एग्रीमेंट में तो सिर्फ सुधीर का नाम है। तो सोनाली वो उसको एज ए अपना स्टाफ भी बताता था, क्योंकि उसके साथ में एक PSO भी होता था, कई बार ड्राइवर भी साथ आता था। तो ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं थी उनके बारे में भी। यहाँ सूत्रों के मुताबिक फ्लैट से सोनाली का पासपोर्ट और कुछ गहने बरामद हुए हैं। तलाशी के वक्त गोवा पुलिस के साथ सोनाली के परिवार के लोग भी थे। इससे पहले गोवा पुलिस सोनाली के हिसार के घर और फार्म हाउस गई थी। दरअसल सोनाली के परिवार का आरोप है कि संपत्ति के लिए उसकी हत्या की गई। अब गोवा पुलिस सोनाली और सुधीर की संपत्तियों की जांच कर रही है। नंबर ऑफ एलिगेशंस वर लेवल्ड इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी। हमारी टीम सब जगह जा रही है, चश्मदीदों से पूछताछ की जा रही है, उनके परिवार से भी पूछताछ की जा रही है और जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटाई जा रही है ताकि हम किसी नतीजे पर आ सके। वहीं हिसार पुलिस ने सोनाली का सामान चुराने के आरोप में सुधीर के एक सहयोगी शिवम को गिरफ्तार किया है। उसका मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिया है। शिवम सोनाली के फार्म हाउस में कंप्यूटर ऑपरेटर है और सोनाली की मौत के बाद सुधीर के कहने पर भाग गया था। अभी तक सोनाली की मौत रहस्य बनी हुई है। पुलिस ये तक पता नहीं लगा पाई है कि अगर ये मामला हत्या का है तो इसके पीछे वजह क्या है। गुरुग्राम से मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। उद्योग जगत के लिए कल एक बुरी खबर आई। मशहूर उद्योगपति साइरस मिस्त्री का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया। साइरस मिस्त्री टाटा सन के पूर्व
चेयरमैन थे और अभी वो शाहपुरजी पॉलनजी के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। अहमदाबाद से मुंबई लौटते वक्त ये हादसा पालघर में हुआ है, जब उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उनकी कार जो है एक पुल के ऊपर संतुलन उसका बिगड़ा और कार एक डिवाइडर से जा टकराई और इस हादसे में सारस मिस्त्री समेत 2 लोगों की मौत हो गई। कार में उस वक्त कुल 4 लोग सवार थे। बाकी 2 जो घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके इलाज के लिए मुंबई लाया गया। जो 2 लोग घायल हैं उसमें अनाहिता और डेरियस पंडोले हैं, जिनका इलाज मुंबई में चल रहा है। और इसके लेकर इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसको लेकर ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सारस मिस्त्री का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला है। वो भारत की आर्थिक शक्ति में विश्वास रखते थे। उनका निधन उद्योग जगत के लिए बड़ी क्षति है। उनके परिवार और मित्रों के लिए संवेदनाएं, उनकी आत्मा को शांति मिले। और राहुल गांधी ने भी उन्हें लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री के निधन की खबर से दुखी हूं। वो देश की सबसे प्रतिभाशाली व्यापारिक हस्तियों में एक थे। भारत के विकास में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके परिवार, दोस्तों और चाहने वालों के लिए हार्दिक संवेदना। और अब मौसम की बात करते हैं, जो अलग अलग इलाकों में अलग अलग रंग दिखा रहा है। कहां ताबिश हम जहां दिल्ली में बैठे हुए हैं वहां बारिश का इंतजार कर रहे हैं और अच्छी खासी गर्मी यहां पर इस वक्त भी पड़ रही है, जब सितंबर आ चुका है। लेकिन अगर बेंगलुरु की बात करें तो वहां पर निचले इलाकों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव हो गया। आउटर रिंग रोड, व्हाइट फील्ड, ये ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इतना ज्यादा पानी भर गया है कि अब लोगों को खासी मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, जहां पर लबालब पानी से सड़क जो है नजर आ रही है। यहाँ गाड़ियां जो हैं किस तरह से पानी के बीच चल रही हैं, ये आप देख सकते हैं। निहाल हमारे साथ हैं। निहाल, बताइए फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? बेंगलुरु का जो पूर्वी इलाका है वो सबसे महत्वपूर्ण इलाका है, इसलिए माना जाता है कि वो आईटी कॉरिडोर है। लेकिन जब से ये कॉरिडोर्स बने हैं तब से आज तक पिछले 10 से 15 सालों का इतिहास आप देख लें, हर बार जब भी तेज बारिश होती है इन इलाकों में जल भराव होता है और काफी होता है। ये सभी महत्वपूर्ण आईटी कॉरिडोर्स हैं और यहाँ पर हमेशा जल भराव होता है। कोई ये ऐसा नहीं है कि, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी पानी बारिश के बाद निकल जाए, इस तरह के जो इंतजाम है सरकार की तरफ से कई बार किए भी गए हैं। लेकिन इसके बावजूद इंक्रोचमेंट इतनी बड़े पैमाने पर होता है, यहाँ पर जो रिहायशी घर बनते हैं उसकी वजह से ये जल जमाव की समस्या अपनी जगह पर बनी रहती है। सरकार बाद में इंक्रोचमेंट को हटाती तो है, जो कि पानी निकलने के रास्तों पर बने हुए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन अधिकारियों की मिली भगत से इस तरह के इंक्रोचमेंट होते हैं उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक इस तरह के हालात रुक पाएंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। पूरे शहर में देखिए पिछले 2 से 2.5 सालों के दरमियान रोड वाइडनिंग हुई है, कई दूसरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के तहत कई सारे बदलाव लाए गए हैं। उसके बावजूद अगर 3 से 4 घंटे अगर 6 घंटे अगर बारिश तेज होती है और इस तरह से जल जमाव होता है तो निश्चित तौर पर ये म्यूनिसिपल अथॉरिटीज जो है इनको सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनकी मिली भगत से इस तरह से अतिक्रमण होता है कि लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। 4 से 6 घंटे बारिश होती है, जल जमाव होता है, फिर उसको निकालने के लिए कवायद की जाती है। बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पे काम हो रहा है कि जल्द से जल्द पानी को निकाला जाए। तो ये सारी चीजें, ये सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये कब तक ऐसे चलता रहेगा। आपको याद होगा तकरीबन 5-6 साल पहले जब ये यहाँ पर एक बार और ऐसे ही हालात बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुए थे और तब सरकार ने कुछ सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की थी और बहुत सारे मकानों को तोड़ा था, खास करके जहां से पानी निकलने के रास्ते पर जो अतिक्रमण हुआ था उसको हटाया गया था। तो ये लोगों में एक तो सिविक सेंस होना चाहिए कि जब वो घर बनाते हैं तो अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन ये तभी बन पाता है, ये अतिक्रमण तभी हो पाता है जब सरकारी मशीनरी उनके साथ होती है, स्थानीय नेता उनके साथ होते हैं। तो इसमें जो चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता हो, सब के सब नेता इसमें शामिल होते हैं, उनके दबाव में अधिकारी शामिल हो जाते हैं और फिर सरकार भी चुपचाप रहती है। म्यूनिसिपल जो अधिकारी हैं वो आते जाते, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका तबादला होता रहता है और ऐसे में ये सिस्टम बिल्कुल इसी तरह से चलता रहता है। किसी का कोई डर भय नहीं है और इसीलिए देखिए जब कभी भी बारिश होती है 4 से 6 घंटे इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं और उसके बाद लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। वो शहर
जो साफ सफाई के लिए जाना जाता है। आप इस शहर के दूसरे हिस्सों को देखें, वहां पर भी कई बार कोशिश हुई, लेकिन लोगों की तरफ से, नागरिकों की तरफ से पहल की गई और उसके बाद इस बात को सुनिश्चित किया गया कि अतिक्रमण जो है वो कोई ना करे। लेकिन जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी ऐसे अधिकारियों के खिलाफ जो अतिक्रमण को बढ़ावा देते हैं और उन लोगों के खिलाफ जो जानबूझ करके रिश्वतखोरी का सहारा लेकर के अतिक्रमण करते हैं, तो दोनों को ही यही खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं नहीं दिखती है, जिसकी वजह से इस तरह के हालात बार बार यहाँ पर पैदा होते हैं। शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। तो देखिए आप जैसे हालात यहाँ पर बनते हैं बारिश के बाद, उससे जाहिर है लोगों को ही दिक्कत होती है। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में भीषण आग लगने की खबर है। हजरतगंज के लेवाना होटल में यह आग लगी है, ऐसी खबर आ रही है और मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां जो हैं फिलहाल पहुंची हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं हजरतगंज इलाका जो लखनऊ में है, वहां पर लेवाना होटल है जहां पर बताया जा रहा है आग लगी है और आग बुझाने में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी जुटे हुए हैं। किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं आई है, जो बहुत बड़ी राहत की बात है। और अभी फिलहाल आवाज आ रही 210 निकालो 210। आप उसमें 210 में ठहरे थे तो हम लोगों ने फोन किया फायर वालों को, एक गाड़ी शुरू में आई और काफी देर तक जब गाड़ी नहीं आ रही तो हमने अपने स्टाफ को, राजस्थान में जसवंत, इनको सीढ़ी लगा के और शीशा तोड़वाने शुरू किए साइड के। तो फिर हमारे हिसाब से सेकंड फ्लोर से आपको सीढ़ी से उतारा इस आदमी ने, राजस्थान में इनको। तो इस तरीके से तब तक फायर ब्रिगेड गाड़ियां आ गई और करीब 20-25 लोग अपना यहाँ से रेस्क्यू करके हॉस्पिटल जा चुके हैं। जी देखिए अभी क्या स्थिति नहीं मालूम, आपके बाद हम लोग जब इस साइड आए हैं तो 15-20 लोग जा चुके थे, यहाँ भेजे जा चुके थे ये लोग। बेहोश थे किस स्थिति में, बेहोशी हालत में हॉस्पिटल गए हुए हैं सब लोग। हाँ एम्बुलेंस ले जाा रही है। सुधाकर त्रिपाठी। जी जी नजर आ रहा है कि ऊपर के जो माले हैं वहां पर ये आग लगी है। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति बता रहे हैं कि आसपास के लोगों ने ही सीढ़ियां लगाई और फिर वहां से ही शीशे तोड़कर होटल के कई 20-25 लोगों को वहां से निकाला गया है। गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। शुरुआत मध्य प्रदेश की खबर से करते हैं, जहां पोषण आहार योजना में बड़ा घोटाला सामने आया। योजना का लाभ लेने वालों की पहचान, उत्पादन, अनाज बांटने और क्वालिटी कंट्रोल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है। एनडीटीवी के हाथ लगी है अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट, जिसमें लाभार्थियों की पहचान में अनियमितता, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना के वितरण और गुणवत्ता नियंत्रण में गड़बड़ियां पाई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के तहत करीब 49.5 लाख रजिस्टर्ड बच्चों और महिलाओं को पोषण आहार दिया जाना था। करोड़ों का हजारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक से आया, लेकिन जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे। यही नहीं, लाखों ऐसे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, उनके नाम पर भी करोड़ों का राशन बांटा गया। भ्रष्टाचार का यह खेल उस मंत्रालय में चल रहा था जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास। इस खेल में करदाताओं के करोड़ों भ्रष्ट सिस्टम की जेब में गए और बच्चे, महिलाएं कुपोषित ही रह गए। अनुराग द्वारी हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे अनुराग के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं। अनुराग, कई सवाल हैं जो एक दूसरे से उलझे हुए हैं। पहला, ये घोटाला कब से चल रहा था? दूसरा, ये घोटाला कितना बड़ा है? और तीसरा, मुख्यमंत्री के अंदर आता है यह मंत्रालय, कई सवाल अब उन पर भी उठेंगे। क्या कोई सफाई उनकी तरफ से? देखिए 1975 में जब भारत सरकार ने आईसीडीएस योजना शुरू की थी तो उसमें एक कंपोनेंट है, एसएनपी उसको कहा जाता है, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। और इसी में दो अलग अलग हिस्से हैं, जो एक आप देखते हैं मध्याह्न भोजन स्कूलों में और दूसरा टेक होम राशन है। यानी जो बच्चे, जो गर्भवती महिलाएं, जो ऐसी माताएं जो बच्चे को दूध पिला रही हैं, या फिर 11 से 14 साल की उम्र की लड़कियां जो किसी कारणवश उनसे स्कूल छूट गया, वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 से 21 के बीच की ये बात है, जब दावा किया कि 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा टेक होम राशन उसने बांटा 1,35,00,000 लाभार्थियों को, और जिसका मूल्य था लगभग 2,393 करोड़ रुपए। अब इसमें ऑडिटर जनरल ने लगभग 24% हिस्से को ही जांचा है, और जिसमें समझ में आ रहा है कि लगभग
250 करोड़ रुपए का तो ये घोटाला है, और 237 करोड़ का जो अनाज बटा है, चूंकि अलग राज्यों में ले जाकर अलग अलग प्रयोगशालाओं में उसके नमूनों की जांच करनी होती है ताकि उसमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसका पता लग सके, तो वो जांच भी नहीं कराई गई, तो वो गुणवत्ता विहीन थे, ऐसी भी आशंका है। तो ये जो पूरी बात चल रही है 2018 से 2021 के बीच की चल रही है। 2018 में भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने कहा था कि जो बेसलाइन सर्वे है वो पूरा किया जाए अप्रैल 2018 तक, लेकिन वो फरवरी 2021 तक भी पूरा नहीं किया गया। उस वक्त स्कूली शिक्षा विभाग ने कहा था कि लगभग 9000 ऐसी बच्चियां हैं जो स्कूल से ड्रॉप आउट हैं, लेकिन जो महिला और बाल विकास विभाग है उसने 36 लाख बच्चियों को राशन बांटा है। यही अपने आप में लगभग 150 करोड़ रुपए यही बैठ जाता है, और उसको बगैर बेसलाइन सर्वे को पूरा किए बांट दिया गया। कई ऐसे संयंत्र थे, ये रिपोर्ट बताती है, जो हमारे पास इसकी गोपनीय रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो बताती है कि कई संयंत्रों ने जिस दिन चालान से बताया कि पोषण आहार भेजा गया है, उस दिन उस संयंत्र में उतना अनाज, उतना टेक होम राशन था ही नहीं जितना उन्होंने चालान से बता दिया गया। जिन नंबरों को वाहन पोर्टल से जब उसको मिलाया गया तो पता लगा ट्रकों से माल भेजना बताया है, जबकि वो नंबर तो ऑटो, मोटरसाइकिल, टैंकरों तक के हैं। और चूंकि 2020 में इमरती देवी जो महिला बाल विकास मंत्री थी उपचुनाव हार गई, और उसके बाद से ये महकमा सीधे मुख्यमंत्री के अंदर में आता है। मुझे याद आ रहा है 15 अगस्त को एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने कहा था कि भ्रष्टाचार को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार से सबसे बड़ी लड़ाई है। तो वैसे तंत्र को क्या कहेंगे जहां पर बच्चों के खाने पर डाका डाला जाता है। हमने कल भी कोशिश की थी कि मुख्यमंत्री कार्यालय से जवाब मांगा जाए, पूछा जाए, लेकिन कल तक भी या आज तक भी कम से कम एनडीटीवी के सवालों पर कोई भी जवाब अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से नहीं मिला है। अनुराग, जिस तरह से ये रिपोर्ट आप सामने लेकर आए हैं, शर्मनाक, इसमें कई स्तरों पर एक तो कि घोटाला हुआ है। शर्मनाक ये भी है कि गरीब और कमजोर तबके का जो आहार था, अनाज था, मासूम बच्चों का, महिलाओं का, वो यहाँ पर लूटा गया है। उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ पर ये महकमा जो है उनके अंडर में आता है। जिन लोगों की पहचान करनी थी उसमें अनियमितता हुई है, जहां पर ये उत्पादन होना था वहां पर अनाज बांटने को लेकर क्वालिटी कंट्रोल, कोई एक स्तर नहीं था जहां पर गड़बड़ियां और घोटाला हुआ है, कई स्तरों पर हुआ है। और अगर एक जगह पर रोक दिया जाता है तो शायद इतने लाखों बच्चों और महिलाओं जो हैं उन तक वो पोषण आहार जो है वो पहुंच पाता। बिल्कुल, और इसी की शायद परिणति यह है कि मध्य प्रदेश उन टॉप 3 राज्यों में शुमार है जहां पर जो एमएमआर है वो सबसे खराब है, जो शिशु मृत्यु दर है वो भी सबसे खराब है। इस मामले में केरल जैसे राज्य मध्य प्रदेश से बहुत आगे हैं, और सालों से ये पोषण आहार की योजनाएं चल रही हैं। कई बार निजी कंपनियों को मिला, फिर कमलनाथ सरकार ने उसको उसमें बदलाव किए, फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देंगे, महिलाओं को देंगे, ताकि जो 800 करोड़ रुपए हर साल इसमें लगते हैं वो उन महिलाओं के पास जाए, गांव में बटे। लेकिन हम देखते रहे हैं कि किस तरह से आज भी कई ऐसी तस्वीरें श्योपुर जैसे जिलों से हम लाते रहे हैं, सतना जैसे जिलों से, विंध्य में लाते रहे हैं, जहां पर बहुत खराब हालत है बच्चों में, उनका पोषण का स्तर बहुत ही बुरा है। और राइट टू फूड की अक्सर सरकार बात करती रही है, लेकिन अगर इस तरह से घोटाला होगा जिसको खुद ऑडिटर जनरल बता रहे हैं, तो आप समझिए कि इन प्रदेशों में क्या हालत हो रही है जमीनी स्तर पर। और ये मैं बार बार इस पर जोर दे रहा हूं कि सिर्फ 24% है पूरे के पूरे बजट का, और इस बार तो मध्य प्रदेश में कहा गया था कि चाइल्ड बजट हम दे रहे हैं जिसमें 7000 करोड़ रुपए देंगे बच्चों के अलग अलग योजनाओं पर, लेकिन उसकी एक बानगी तो रिपोर्ट बताती ही है। बहुत संक्षेप में इस रिपोर्ट की आगे चलकर क्या कुछ होने की उम्मीद है, या फिर यह भी कहीं डस्टबिन में पड़ा होगा? अक्सर जो होता है, इस रिपोर्ट पर एक सरकार का स्पष्टीकरण आएगा, स्पष्टीकरण में सरकार कहेगी कि वो तमाम बिंदुओं पर उसने जांच की है, ऐसा कुछ नहीं है, ऑडिटर जनरल को उनका जवाब दे दिया जाएगा और बाकी की चीजें यथावत रहेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया अनुराग, आपके पास हम आते रहेंगे। कम से कम ये इस मामले में कम से कम ये तो देखना चाहेंगे कि वाकई में सरकार कुछ नहीं कर रही है, या जिस तरह से अब तक होता आया है कि जांच के आदेश और कमेटी बिठा देना और फिर कुछ उसका नतीजा नहीं आना, वही होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां पर लखनऊ से खबर आ रही है। हजरतगंज इलाके में आग लगी है। लिवाना होटल है जहां पर यह आग लगी है, और मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच गई हैं। आग बुझाने का काम शुरू हो चुका है। जो होटल के बाहर का शीशा था उसे तोड़कर धुएं को बाहर निकलने के लिए रास्ता देने की कोशिश की गई। जो लोग वहां ठहरे थे उनमें से ज्यादातर को निकालकर अस्पताल पहुंचा दिया गया है, लेकिन अब भी क्या कोई लोग फंसे हैं, आग की स्थिति क्या है,
इन पर अभी तस्वीर साफ होनी बाकी है और हमारे साथ आलोक पांडे भी मौजूद हैं। आलोक पांडे से भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जो बाहर से जो सीढ़ी लगी है अदिति, उन सीढ़ियों से ऊपर जाकर कर्मचारी ने उन शीशों को तोड़ने की कोशिश की जिससे वापस धुआं निकल पाए। टाइम नहीं देखा, मैं सो रहा था और अप्रॉक्स 8 बजे के आसपास मेरी आंख खुली है जब धुआं भर चुका था मेरे कमरे में। कौन से फ्लोर पे थे? मैं 210 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे थे। हाँ। कितने लोग थे? हाँ? कितने लोग वहाँ पर? मैं अकेला था अपने रूम में और वहाँ पर जो है जब धुआं भरा तो मैंने गेट खोला तो बाहर कॉरिडोर में और ज़्यादा डेंस था धुआं, तो उधर जाने से अच्छा मैं खिड़की की तरफ गया। खिड़की छोटी सी खिड़की थी, वहाँ से सांस ले रहा था। 1 घंटे बाद मेरे को बाहर निकाला है। हुआ क्या कि मुझे फ़ोन आया कि रूम में आग लग चुकी है, शायद वैलेट पार्किंग वाले स्थान से किया गया, आप लोग निकल जाइए। फिर 2nd फ्लोर पे हम लिफ्ट की तरफ भागने लगे तो लिफ्ट की तरफ भी पूरा धुआं हो चुका था। इवन जो पैसेज दिया गया है वहाँ पे भी पूरा धुआं भर चुका था। फिर हमें बताया गया कि एक कोई मेरे साथ थे, वो फ़ोन किए, जो सतेंद्र है यहाँ के मैनेजर हैं, उनको फ़ोन किया। उन्होंने बोला 3rd फ्लोर पे जाइए। 3rd फ्लोर पे भी पूरा धुआं भर चुका था, मतलब हम लोग उधर से नहीं जा सकते थे, लेकिन लिफ्ट से आए फिर ये वाला पैसेज हमने खोला जो आप देख रहे होंगे, ये हम ही ने खोला है। ये 3-4 लोग हम लोग निकले। ये जो पैसेज है ये किसी तरीके से खोले, ये पैसेज भी ढका हुआ था। फिर हम लोग यहाँ से निकल के आए, हमारे साथ में 3-4 लोग थे। और हमारे सहयोगी आलोक पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि जो ऊपर के माले हैं उनमें आग लगी है। क्या अभी भी होटल में कोई फंसा हुआ है? क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहा है सामने? देखिए, 2-3 चीजें मैं फिलहाल बताने की स्थिति में हूँ। ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो अभी ये कहने बहुत मुश्किल है कि कितने लोग फंसे हैं या नहीं फंसे हैं। लेकिन ये आग होटल लेवाना स्वीट्स में लगी है। ये एक 4 सितारा होटल है, 4 स्टार होटल है और ये सेंट्रल मध्य लखनऊ में हजरतगंज के पास है। हजरतगंज से कई लोग हमारे दर्शक वाकिफ होंगे। काफी प्रोमिनेंट मार्केट और एरिया है लखनऊ का और सेंट्रल लखनऊ में है। ये आग करीबन 7:30 बजे सुबह लगी है, ऐसा लोगों ने बताया है। और ये आग एक होटल के फ्लोर में लगी है। क्यों लगी, किस तरह से लगी, कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, फिलहाल रेस्क्यू करना लोगों को प्राथमिकता है और पुलिस और फायर ब्रिगेड उसी पे ध्यान दे रही है। दूसरा ये कि अभी एक पुलिस अधिकारी ने ऐसा बताया कि पिछले आधे घंटे में कम से कम 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और उसके पहले जो लोग अपने आप होटल से निकल गए उनकी गिनती अभी नहीं हुई है। फिलहाल ये हो रहा है कि होटल का जो इमरजेंसी एग्जिट है उस तरफ से या फिर जो शीशे हैं होटल के, उसको तोड़ के फायर ब्रिगेड ये कोशिश कर रहा है अंदर जाके देखने की कि क्या अभी भी कुछ लोग अंदर फंसे हैं और अगर वो फंसे हैं तो किस स्थिति में है और उनको कैसे निकाला जा सकता है। कम से कम 4 से 5 एम्बुलेंसेज वहां लाई गई है होटल में कि अगर किसी कोई बुरी तरह गंभीर हालत में हो, हम ये उम्मीद और प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर कोई ऐसी गंभीर हालत में हो तो उसको तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो फिलहाल यही स्थिति है। 7:30 बजे की आग है, 9-10 बज रहे हैं। अभी भी फायर ब्रिगेड जो है वो कोशिश कर रहा है कि आग पे काबू पाए। तो काफी सीरियस आग है जिसको कह सकते हैं, बड़ी आग है इसको कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं देने की स्थिति में नहीं हूँ कि कितने लोग अंदर फंसे हैं और कितने लोगों को निकाला गया है। एक रफ फिगर्स अवेलेबल है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। शुक्रिया आलोक इस अपडेट्स के लिए। तो अभी भी वहां पर आग बुझाने का काम चल रहा है और अभी यह तस्वीर साफ नहीं है कि क्या अब भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहां से निकाला जाना बाकी है। कुछ लोग हैं जिन्हें वहां से निकाला गया है, कुछ खुद ब खुद अपने होटल के कमरों से बाहर निकलकर किसी तरह बाहर आने में कामयाब रहे हैं। तो इस पर हम ताजा अपडेट्स आपको देते रहेंगे। वहीं दिल्ली के चांदनी चौक में 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। इमारत में कपड़ा गोदाम था जिसमें आग लगने की खबर है। आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दमकल की 38 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग बड़ी है। राहत और बचाव का काम जारी है, लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि चांदनी चौक जो है वो संकरा इलाका है, तो इसलिए यहां तक पहुंचना और उसके बाद आग पर काबू पाना अपने आप में जद्दोजहद वाला काम है, लेकिन कोशिशें लगातार जारी हैं। मुकेश हैं हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। मुकेश, कितनी बड़ी आग है और अभी की क्या स्थिति है? देखिए, आग जो है
एक पूरी इमारत है, उस पूरी इमारत में आग लगी है। हालांकि आग बड़ी नहीं थी, लेकिन वो इलाका ऐसा है कि वहां पर गलियां बहुत सकरी हैं, तो दमकल की गाड़ियां पहुंचने में काफी समय लगता है और गाड़ियां पहुंच भी नहीं पाती हैं। काफी दूर से जो पाइपलाइन है वो डालनी पड़ती है। तो बीती रात करीब 11 बजे मिली थी फायर डिपार्टमेंट को कि यहाँ पर जो चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन है उसके पास में ऊंचा नदवा इलाका है, वहां पर एक गोदाम में आग लगी है। पहले 10 से 12 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जब देखा कि आग ज्यादा बड़ी है तो लगातार फिर गाड़ियों को बढ़ाया गया और अभी 38 फायर टेंडर मौके पर हैं। हालांकि अब आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन जो कपड़े के गोदाम थे, जहां पर कपड़े की शॉप्स थी, वो सारी पूरा गोदाम जलकर राख हो गया है। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। राहत की बात यही है कि इस पूरी घटना में कोई भी शख्स घायल नहीं हुआ है, क्योंकि आग लगने के बाद जो पूरा गोदाम था उसमें जो लोग थे वो बाहर आ गए थे और इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। लेकिन करीब 38 की गाड़ियां मौके पर हैं और आग पर अब लगभग काबू पा लिया गया है। जी शुक्रिया मुकेश सारे अपडेट्स के लिए। अदिति, जब पूरा शहर स्विमिंग पूल में तब्दील हो जाए तो फिर उसे क्या कहेंगे? बेंगलुरु कहेंगे। बेंगलुरु की बात करते हैं। निचले इलाकों में जो वहां पर पानी भरा है, भारी बारिश की वजह से ऐसी स्थिति हो गई है कि पहचानना मुश्किल हो गया है कि ये हमारे देश का एक मेट्रो शहर है। आउटर रिंग रोड, व्हाइट फील्ड, कई ऐसे इलाके हैं जो बुरी तरह पानी में लबालब नजर आ रहे हैं। वरथूर, सुरजापुर रोड, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जल जमाव हुआ है और उसके बाद पिछले कई दिनों से जिस तरह से बारिश हो रही है, जो ट्रैफिक की समस्या जिसके लिए बेंगलुरु मशहूर है, वैसे तो कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन समस्याओं की बात की जाए शारिक, तो ट्रैफिक एक बहुत बड़ी दिक्कत के रूप में सामने आता है और वो उसमें और इजाफा हो गया है। पहले 2-2.5 घंटे लोग फंसते थे और अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 घंटे तक लोग ट्रैफिक में वहां पर फंसे रहते हैं क्योंकि पानी इतना ज्यादा जमा है। अदिति, ये समस्या आज से नहीं है, 2004 की बात है जो मुझे याद है। उस वक्त भी शहर में ट्रैफिक रेंगता ही नजर आता था, लेकिन जब बारिश हो जाए और उसके बाद पानी निकासी की समस्या हो तो ऐसे में सड़क तालाब में तब्दील है। इन तस्वीरों के जरिए बहुत कुछ बयां हो रहा है। निहाल किदवई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निहाल, ये तस्वीरें देखकर विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बेंगलुरु की तस्वीरें हैं। हर साल नई बसाहट होती है, नए लोग वहां पर बसते हैं, लेकिन क्या शहर के हिसाब से जिस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए, जिस तरह की ड्रेनेज व्यवस्था होनी चाहिए, क्या उस स्तर पर कुछ भी काम नहीं हो रहा है? देखिए, जहां तक ड्रेनेज सिस्टम का सवाल है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो आम लोगों की सोच और भ्रष्टाचार, ये दो सबसे बड़ी वजह है। आम लोग जब अपना घर बनाते हैं तो थोड़े से फायदे के लिए रिश्वतखोरी का सहारा लेते हैं, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है, और उसके बाद पानी निकलने के जो रास्ते होते हैं उन रास्तों पर अतिक्रमण किया जाता है, चाहे वो नालों पर अतिक्रमण हो या फिर लेक बेड पे हो, यानी कि झील में, नदियों में पानी जाने का जो रास्ता होता है उस पर अतिक्रमण। कई बार नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यहाँ पर बड़े बड़े बिल्डर्स को फाइन किया है। कई सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों की सोच नहीं बदली है। आपको याद होगा कि आज से तकरीबन 5-6 साल पहले जब यहाँ पर इसी तरह के हालात बहुत बड़े पैमाने पर पैदा हुए थे, उस वक्त यहाँ पर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया होते थे। उन्होंने न सिर्फ लोगों के घर तुड़वाए जिन्होंने अतिक्रमण किया था, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की शुरुआत करवाई थी जिनकी मिली भगत से ये सारा कुछ हुआ था, और भले ही उनमें से कई रिटायर हो गए थे। तो लेकिन उसके बाद फिर एक जगह पर आकर के ये मामला फंस गया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो पाई। शुरुआत में जो कार्रवाई दिख रही थी, जो इच्छा शक्ति सरकार की दिख रही थी, वो फिर खत्म हो गई। और उसके बाद क्या होता है कि चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो, पैसे कमाने के लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। ये एक आम आरोप है जो लगता है सभी नेताओं पर पूरे देश भर में, और आप देखिए उसके नतीजे क्या हैं। हाल ही में पिछले हफ्ते एक तस्वीर आई थी इसी बेंगलुरु व्हाइट फील्ड के इलाके से, जब एक महिला और एक विधायक के बीच में झड़प हो गई थी। विधायक का आरोप था कि उस महिला ने अतिक्रमण किया है, उसकी वजह से जो नाला है पानी निकलने का उस पर रुकावट आई, उसको तोड़ा गया तो वो महिला नाराज हो गई। फिर उससे उस महिला की और विधायक के बीच में काफी तेज नोक-झोंक भी हुई वहां पे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए मशीनरी जितनी जिम्मेदार है उतने ही हम और आप भी जिम्मेदार हैं, जो कि अपने भले की सोचते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके नतीजे कैसे होंगे। दूसरी जो समस्या शारिक बता रहे थे यहाँ पर ट्रैफिक का एक सबसे बड़ी समस्या क्या है कि पहले मेट्रो यहाँ पर की व्यवस्था नहीं थी।
अब मेट्रो बहुत हद तक चलने लगा है तो ट्रैफिक पहले की अपेक्षा थोड़ा कम हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि 2004 से लेकर के 2012 के बीच में अगर बेंगलुरु की आबादी आप देखें तो ये तकरीबन 90 लाख से लेकर के 1 करोड़ 20 लाख के बीच में थी। और यहाँ पर रजिस्टर्ड व्हीकल जो थे, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था और इस वजह से जो रजिस्टर्ड व्हीकल की जो तादाद थी वो आप सोचिए कि 90 लाख की जब आबादी थी तो लगभग 55 से 60 लाख रजिस्टर्ड व्हीकल थे, यानी निजी वाहन थे। तो ये या आप कह सकते हो सरकारी वाहन, सबको मिलाकर के 90 लाख की आबादी और 60 लाख के आसपास वाहन, ऐसे में तो ट्रैफिक का कंजेशन होना ही होना था। लेकिन अब क्या हुआ कि जब रोड वाइडनिंग का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है उसके बावजूद पानी लग जाना ये जो टाउन प्लानर है उनके लिए एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है और ये देखना होगा कि इस चुनौती से कैसे निकले, क्योंकि ये जो इलाके हैं जहां सबसे ज्यादा पानी आपको दिख रहा है वो वैसे भी लो लाइंग इलाके, निचले इलाके हैं और जब कभी भी बारिश होती है तो इन इलाकों में ये जो IT कॉरिडोर है यहाँ पर हमेशा बारिश का पानी लगता है। 2 से 3 घंटे भी बारिश होती है तो यहाँ जल जमाव हो जाता है। इसमें कोई ये नई बात नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि क्यों ये बार बार हो रहा है, इसका कुछ न कुछ तो रास्ता निकाला जाना चाहिए। ये सरकार को इस पर बिल्कुल न्याय, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है लेकिन भ्रष्टाचार रोकना भी सरकार और प्रशासन का ही काम है, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही उनकी भी बनती है। सारी जिम्मेदारी लोगों पर नहीं डाली जा सकती। स्थिति देख रहे हैं आप तस्वीरों में बेंगलुरु की, जहां पर बुरी स्थिति हो गई, जल जमाव हो गया। और अब झारखंड की बात करते हैं। बीते कई दिनों से चल रहे सियासी घमासान के बीच आज हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है, जिसमें सरकार की ओर से विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर वोटिंग भी होगी। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर इसे हेमंत सोरेन के देखा जा रहा है। इसके पहले महागठबंधन के सभी विधायक कल शाम को रायपुर से राजधानी रांची पहुंच गए हैं। रांची में ये सभी विधायक सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में रुकवाए गए हैं, जहां से सीधे विधानसभा ये पहुंचने वाले हैं आज। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री की विधायकी पर अवैध खनन मामले में तलवार लटकी हुई है और वो बीजेपी पर उनकी पार्टी को तोड़ने का लगातार आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में आज विश्वास मत पेश करके एक तरह से वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, अगर नंबर्स की बात की जाए तो हेमंत सोरेन की सरकार कंफर्टेबल नजर आती है, लेकिन क्या वाकई में ये स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से विधायकों को वो रायपुर लेकर गए और उसके बाद अब आज विशेष सत्र जो बुलाया जा रहा है, किस स्थिति में आपको वहां पर नजर आ रही है इस वक्त विधानसभा? देखिए अदिति, जहां तक आंकड़ों का सवाल है, नंबर गेम में हेमंत सोरेन कंफर्टेबल हैं। वो चाहे रायपुर में अपने विधायकों को रखने का हो या रांची में अपने विधायकों को, कल शाम से उन्होंने गेस्ट हाउस और स्टेट गेस्ट हाउस और सर्किट हाउस में रखा है, तो अपने विधायकों को अब तक वो एकजुट रखकर बीजेपी का जो ऑपरेशन झारखंड था उसको अभी तक रोक पाने में, विफल करने में वो काफी हद तक कामयाब रहे हैं। और उसमें आप कह सकती हैं कि सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वहां की CID को है, जिन्होंने कांग्रेस के 3 विधायकों को पैसे के साथ गिरफ्तार कर एक तरह से पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था झारखंड में हेमंत सरकार को गिराने की, उस पूरी मुहिम पर एक तरह से ब्रेक लगाया। लेकिन आज अगर विश्वास मत हेमंत सोरेन साबित भी कर देते हैं, जिसकी संभावना बहुत ही अधिक है, या आप कहिए कि उसके बारे में किसी को कोई शक या शुबहा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद झारखंड का राजनीतिक संकट अभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी राज्यपाल को उनकी सदस्यता के ऊपर उनको अभी निर्णय लेना है। और अगर कल या परसों या आने वाले दिनों में वो उन्हें अयोग्य करार दे देते हैं तो हेमंत सोरेन को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। ये बात अलग है कि फिर से महागठबंधन का विधायक दल उन्हें नेता अगर चुन लेता है, क्योंकि उन्हें डिबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग की जो अनुशंसा है वो उन्हें केवल अयोग्य करार देने के लिए है, और जो कि 6 महीने के अंदर वो फिर से चुनाव जीतकर आ सकते हैं। तो फिर से एक बार झारखंड में विश्वास मत, या आप कहिए कि राज्यपाल के फैसला आने के बाद पहले इस्तीफा, फिर नया नेता चुना जाना और फिर विश्वास मत साबित करने का जो पूरी प्रक्रिया है वो फिर से शुरू होगी। अदिति। मनीष, यहाँ पर आपने जब राज्यपाल की बात की, रमेश बैस की, तो यहाँ पर ये भी समझना चाहेंगे कि क्योंकि चुनाव आयोग की सिफारिश को अब काफी वक्त हो गया है, क्या देरी है राज्यपाल को यहाँ पर इस बात को आगे बढ़ाने में? देखिए, राज्यपाल रमेश बैस पिछले 3 दिनों से दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और निश्चित रूप से उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से या जिनके जो भी उनके लीगल एडवाइजर हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई ऐसा उनको सिग्नल नहीं दिया गया है कि आप अपना फैसला सुना दें या उसे पब्लिक डोमेन में रखें, और उसी का बस वो इंतजार कर रहे हैं जो
राजभवन के सूत्र भी हमें बता रहे हैं, उनका कहना है कि अगर देरी हो रही है तो वो केंद्र सरकार के तरफ से देरी हो रही है कि उनको दिशा निर्देश नहीं मिल रहा है, क्योंकि रमेश बैस ऐसे राज्यपालों में से नहीं है जो अपना निर्णय खुद से कर लें। वो चाहेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनको कोई ना कोई दिशा निर्देश मिले, उसी के आधार पर वो निर्णय लें। और साथ ही यह भी बात है कि उन्होंने शायद ये फैसला इसलिए विलंब किया क्योंकि वो चाहते थे कि हेमंत सोरेन अगर एक बार विश्वास मत ले लेते हैं तो उसके बाद अगर वो अपना फैसला देते हैं तो फिर ये पूरा जो आज जो विश्वास मत लेने की जो पूरी प्रक्रिया है या पूरा खेल है वो एक तरह से फिर से जीरो पे आ जाएगा और उनको फिर से शुरुआत करनी होगी। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, बहुत ही सरल तरीके से आपने इस पूरे पेचीदा मामले को समझाया। अब देखते हैं कि राज्यपाल कब तक अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। और आज झारखंड में विधानसभा में विश्वास मत भी होने जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की बात करते हैं। बीजेपी से रिश्ता तोड़ने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने में जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में आज वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, जहां पर विपक्षी नेताओं से मुलाकात करेंगे। नीतीश कुमार को सोनिया गांधी से मिलना था, लेकिन उनके देश से बाहर होने की वजह से वो राहुल गांधी से मिल रहे हैं। शाम 6 बजे के करीब उनकी मुलाकात होगी, जब गुजरात से राहुल गांधी लौटेंगे। इससे पहले नीतीश ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पार्टी की एक बैठक में उन्होंने कहा कि आजकल हमारे चेहरे की हंसी का राज बीजेपी से पिंड छूटना है। नीतीश ने माना कि दूसरी बार बीजेपी के साथ जाकर उन्होंने मूर्खता की थी और वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। अटल जी के साथ थे और उनकी सरकार में थे हम लोग, और कितना मानते थे। एक एक चीज के लिए और उनके पार्टी के लोग, सब तरह अडवाणी जी, सब लोग, तो एक एक तरह से जो काम होता था। और जब ये लोग आने लगे, हम लोग आगे हम लोग नहीं रहे, और इसके बाद ये पीछे पड़ करके अपना कुछ कुछ कहते कहते हमको ले गए, चले गए। ये मूर्खता किया हमने, लेकिन उसके बाद जो एहसास हुआ कि किस तरह से हम लोगों के पार्टी को ही ये तोड़ता है, ये क्या मतलब है? ऐसे लोगों का मतलब क्या है? ये तो आप जान लीजिए कि जब तक हम लोगों की पार्टी है, कभी भी अब उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता भविष्य में हम लोग नहीं करेंगे। आप समझ लीजिए कि 13 में हम लोग तो अलग हो गए थे, इनके साथ जो ही अलायंस था एनडीए का, तो उससे अलग हो गए हम लोग। और उसके बाद जिस तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन उसके बाद 17 में फिर एक गलती हुई है कि फिर हम लोग वापिस चले गए, तो उसके चलते कुछ राज्यों के कई लोग हम लोग से अलग हो गए। लेकिन अब जब हम लोगों ने फिर अलग होने का निर्णय किया, तो बाकी सब जगह जो थोड़ा अलग हुए थे, उनमें से कई लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा किए, अब ये ठीक। आपको लगता है कि अब हम खुश रहते हैं, हंसते रहते हैं, तो खुश हंसते इसलिए है कि भाई इन्हों से मुक्ति लेकर के अब एक साथ मिल करके सब लोग मिल करके देश को आगे बढ़ावे। इसीलिए और आप लोग भी तो देख रहे हैं कि आप भी खुश नजर आ रहे हैं, आप भी हंसते नजर आ रहे हैं, तो हमको भी तो खुशी होगी ही, और जरूर आगे बढ़ेगा और देश आगे बढ़ेगा। और देश को बर्बाद करने की कोशिश जो कर रहे हैं और अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं सदैव के लिए, उन लोगों से मुक्ति मिल जाएगी और सचमुच आगे बढ़ेगा। तो ये होना है। पंजाब के मोहाली से एक खबर है, जहां मेले के दौरान एक झूला 50 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे आ गया। हादसे में 2 बच्चे समेत 16 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें अगर अदिति देखें तो डराने वाली है, लेकिन ये पूरा झूला जो है वो धीरे धीरे करता हुआ आकर जमीन पे गिर गया, जिससे लोग घायल। ऊंचाई से शारीरिक आके गिरता है तो उसमें गंभीर चोटें लगने की आशंका जो है वो हमेशा बनी रहती है। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। गजाली, किस तरह की स्थिति अभी है, जो लोग घायल हुए हैं? और गजाली से अभी हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें हैं शारिक, वो कहीं ना कहीं
डराने वाली है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि इस तरह के झूले जो है वो चलते हैं लेकिन मेंटेनेंस उनका नहीं किया जाता है। गजाली, क्या कुछ जानकारी मिल रही है घायलों को लेकर? किस तरह की चोटें हैं? क्या कुछ गंभीर भी हैं? और दूसरा कि क्या इस झूले को लेकर या जो इनको चला रहे थे उसको लेकर जानकारी मिल पाई? मेंटेनेंस का इशू था यहाँ पर, लापरवाही थी, क्या कुछ था? जी देखिए, करीब 16 लोगों के घायल होने की खबर अभी औपचारिक आई है, जिसमें से कुछ लोग तो सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि जब ये हादसा हुआ तो लोगों का कहना है कि वहां पर ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई पुलिस वाला था, तो लोग अपने से ही या जो रिश्तेदार या जो दोस्त साथी वहां पर थे मेले में, उनके सहयोग से, उनके मदद से अपनी अपनी गाड़ियों से अस्पताल ले जाया गया। इसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ जो है गंभीर हालत में भी हैं, हालांकि किसी की जान नहीं गई है। और जहां तक नेग्लिजेंस की बात है तो पुलिस ने FIR तो रजिस्टर कर लिया है, लेकिन क्या ये ह्यूमन नेग्लिजेंस है या टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि जो आयोजक हैं, जो इसके चलाने वाली कंपनी के लोग हैं, उनका तो ये मानना है कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसकी वजह से ये हुआ है। लेकिन पुलिस अभी भी इसकी तफ्तीश कर रही है, FIR रजिस्टर कर लिया गया है, ऑर्गेनाइजर को कहा गया है कि वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। अब अगर तकनीकी कारणों की वजह से ये हुआ है तो उसकी लंबी जांच प्रक्रिया भी हो सकती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अभी ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना है, इसमें पंजाब में या और इलाकों में भी ऐसे मेले लगते रहते हैं। मेला लगने से पहले क्या इसकी कोई टेक्निकल जांच हुई थी, सेफ्टी एनालिसिस हुई थी, जो कि प्रक्रिया होती है होने से पहले, ऐसे लंबे चौड़े झूले लगाने से पहले। लेकिन शायद अभी तक की जानकारी के हिसाब से वो सब यहाँ पर नहीं हुआ था। और इस मेला जो लगाया गया है, इसकी अंतिम तिथि जो थी वो 4 सितंबर बताया जा रहा है, जिसके बाद इसको एक एक्सटेंशन 11 सितंबर तक का मिला था। तो अगर 11 सितंबर तक का एक्सटेंशन मिला था तो क्या प्रशासन ने किसी तरह की जांच प्रक्रिया के हिसाब से इनका सेफ्टी एनालिसिस किया या नहीं, इस पे अभी कोई जवाब या कोई रिस्पांस प्रशासन की तरफ से नहीं मिला। शुक्रिया मोहम्मद गजाली इस पूरी बातचीत और अपडेट के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की बात करते हैं, जहां पर हजरतगंज इलाके में होटल लेवाना में आग लगी है। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं और जिस तरह की ये आग है अचानक बहुत तेजी से फैली है यहाँ पर, और ऊपर की जो मंजिलें हैं होटल की, वहां पर ये आग फैली, जिसके बाद लोगों का वहां से निकलना बहुत मुश्किल हो गया। वहां पर होटल के जो शीशे, खिड़कियों के शीशे तोड़कर लोगों को निकाला जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पर जुटे हुए हैं। तो नंबर क्या है? नंबर क्या है? नंबर अभी आपको दे रहे हैं 5 मिनट के लिए। वजह क्या रही सर? शॉर्ट सर्किट क्या वायरिंग? अभी वो वजह तो फाइंड आउट की जा रही है। हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई हो, वो भी संभावना है। जो यहाँ के ओनर हैं उनसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे बैंक्वेट है और वहीं पे ज़्यादा संभावना है कि वहाँ पर हुआ होगा। लेकिन अभी एक्चुअल जो रीजंस हैं उनकी कैजुअलिटी अभी बीती रात कितने गेस्ट थे यहाँ पे? बीती रात कितने गेस्ट थे यहाँ पे? 18 रूम्स ऑक्यूपाइड थे। इनके पास टोटल 30 रूम्स हैं, उसमें से 18 रूम्स ऑक्यूपाइड थे और उनमें संभावना ये है 35 से 40 के बीच में लोग यहाँ पर रहे होंगे। कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग में निकल गए थे और बाकी जो लोग ऊपर के फ्लोर पे थे वो लोग बाद में इस सूचना के बाद निकल गए होंगे। कुछ लोग फंसे रह गए थे, उनको निकाला गया और हॉस्पिटल में, यहाँ पर सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है। वहाँ पर पहले ही दे रहे हैं 204 304 वो लोग अभी अंदर फंसे हुए बताया जा रहा है, क्योंकि अभी 214 जी वो लोग अभी सर रिस्पांस नहीं दे रहे। नहीं, वहाँ पर जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको ट्रैक किया जा रहा है, उसकी लोकेशन यहाँ के बाहर आ रही है। तो अभी फर्म कर लें इन्फॉर्मेशन, इसके बाद आप तो एनडीटीवी इंडिया के गुड मॉर्निंग इंडिया शो में हमने 2 घंटे में आपको कई सारी खबरें दिखाई। अब हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए, जो 5 बड़ी खबरें दिखाने जा रहे हैं उस पोल में हिस्सा लीजिए। बताइए कौन सी खबर है जो आप दिन भर डिटेल में देखना चाहते हैं। पहली खबर, विपक्ष को एकजुट करने में जुटे नीतीश कुमार। नंबर 2 पर झारखंड से खबर, सोरेन सरकार का शक्ति परीक्षण। नंबर 3 पर एमपी से खबर, लूटा गया मासूमों महिलाओं का आहार। नंबर 4 पर मोहाली में 50 फुट की ऊंचाई से गिरा झूला। नंबर 5 पर साइरस मिस्त्री ने नहीं लगाई थी सीट बेल्ट, आज उनका पोस्टमार्टम भी हुआ।